गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ड्यू टू नेटवर्क इशू ये चैप्टर स्टार्ट करना था क्लास में, बट हो नहीं पाया था। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो जो है वो सेंड कर दूँगी। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, हमने थोड़ा सा समझ लिया था जो कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में लोगों का इंट्रैक्शन कैसा होता है आपस में, एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में लोगों का इंट्रैक्शन आपस में कैसा होता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। Renuka was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and travelled widely. Renuka's interest in wildlife and foreign forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant land and people who live there always fascinated her. यानी कि रेणुका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इसके जो श्रीकांत अंकल हैं वो क्या कहते हैं 4 महीने के गैप के बाद में घर आ रहे थे, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और ट्रैवल्ड जो थे वो मतलब ट्रैवलिंग करते रहते थे, और जो वाइल्ड लाइफ है मतलब एनिमल्स और उनके बारे में फ़ोटोग्राफी करना ये सब चीज़ें करते थे। रेणुका को बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही फॉरेस्ट और इनके बारे में जानने में। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक ऑन नेचर, जब उन्होंने उसको नेचर के ऊपर जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनसे जब इंट्रोड्यूस कराया तो वो बहुत एक्साइटेड थी और वो जानना भी चाहती थी कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो कैसी दिखती हैं, मतलब वो रियल लाइफ में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो अभी हम इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व्ड रेणुका। They may look different, but they share the same basic needs of life: food, clothing, and shelter, explained Shrikant uncle. Their children do the same things as you probably do: play games, quarrel sometimes, and they make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. अब यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ देखिए रेणुका जो है आप देख सकते हो, ये अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है, और उसमें ये दिखाया गया कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट वेट वाले रेन फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पर ये देख रही है कि सभी लोग अलग अलग दिख रहे हैं, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, सभी लोग अलग अलग दिख रहे हैं शक्ल से भी। और लेकिन क्या सिमिलैरिटी है इनकी? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये इनकी सभी की बेसिक नीड्स हैं जो कि ये अपने अपने तरीके से पूरी करते हैं। और यहाँ पर कुछ मतलब बच्चे हैं जो कि आपस में खेलते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाने गाते हैं, डांसिंग करते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। तो और ये जो लोग हैं इनमें से कुछ जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट को केयर भी करते हैं। तो आगे देखेंगे हम। In chapter 8, 9, 10 you will learn about the life of people in the different natural region of the world. अब देखिए, when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazon, hence the name Amazon. यानी कि यहाँ पर स्पेनिश जो थे वो डिस्कवर किए उन्होंने अमेज़न रिवर के पास वाला एरिया, और उनके ऊपर अटैक किया गया लोकल ट्राइब्स के द्वारा जिन्होंने हेड गियर्स पहने हुए थे, स्कर्ट उन्होंने ग्रास की पहनी हुई थी। और ये जो लोग थे इनमें जो वॉरियर्स थे इनको एंशियंट रोमन एम्पायर में तो इनको अमेज़न नाम से जाना जाता था, रोमन एम्पायर एज द अमेज़न्स। तो तब से ही इस जगह का नाम इन्होंने क्या दे दिया? अमेज़न। लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब बच्चों देखिए, आप लोगों का जो ट्रॉपिकल रीजन है अमेज़न जो है आपका, ये देखिए फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसिन जो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये हमारा अगर हम इसको पूरे ग्लोब पर देखें तो अमेज़न बेसिन हमें ट्रॉपिकल रीजन में दिखेगा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो इक्वेटर लाइन वाला एरिया है, वहाँ पर क्या होता है बच्चों कि उस एरिया में सन की रेज़ बहुत ज़्यादा
पड़ती हैं। और उस वाले एरिया में जो फॉरेस्ट है वो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। वेट एरिया होता है बिकॉज ऑफ बारिश होती रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम अमेज़न बेसिन के बारे में ही जानेंगे कि वहाँ पर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, और लोग जो है वो किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कौन कौन सी जगहें यहाँ पर आती हैं। एक बार हम अमेज़न बेसिन का वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। देन वी विल स्टार्ट द लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें कि अमेज़न बेसिन में लोगों का नेचर जो वहाँ की कैसी है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, हमने थोड़ा सा ये देखा वहाँ पर। अब आप जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद जब मैं ये आपको समझा रही हूँ तो ये चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये 10 डिग्री दोनों के बीच में है। 10 अगर मैप में आप देखते हो इक्वेटर लाइन जो है बिल्कुल उसके ऊपर अमेज़न बेसिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे हैं, उसके बीच में बिल्कुल 0 डिग्री पर आपका अमेज़न बेसिन है। ठीक है, और आसपास कंट्रीज दिख रही है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, ये सारी। देन सो इट इज़ रेफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ ये इक्वेटर लाइन पर है। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, अमेज़न रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो दिखाया अभी। नोटिस हाउ इट्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन ऑन द टू द ईस्ट। ये माउंटेन्स में वेस्ट से होते हुए फ्लो करती है और ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन की तरफ जाती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। जो रिवर जहाँ से फ्लो करती है, मतलब जहाँ से निकलती है, उसको माउथ कहा जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू नेम्स विच आर write to countries name या write to places name which are located in nearby Amazon basin. Name the countries of the basin through which the equator passes. ठीक है, now climate. अब climate कैसा है यहाँ का? As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमेज़न बेसिन में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, देन यू विल राइट कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अंडरलाइन कर लो इसको।
बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। जो दिन और रात हैं दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड होते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था अभी। द स्किन फील्स स्टिकी, जो ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो स्टिकी फील करने लगती है, चिपचिपापन होने लगता है पसीने की वजह से। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ पर डेली बारिश होती है, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और कोई वार्निंग नहीं होती कि कब बारिश हो जाए। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है क्योंकि इक्वेटर पर है तो सन की लाइट बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, वेट रहता है, इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, और रात के टाइम टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है लेकिन ह्यूमिडिटी उसी तरह हाई बनी रहती है। नाउ रेन फॉरेस्ट जो है बच्चों यहाँ के मैंने भी आपको दिखाए कितने ज़्यादा डेंस हैं, और ये जो है ये लंग्स माने जाते हैं जो यहाँ के रेन फॉरेस्ट है हमारी जो अर्थ के। एज इट रेन्स हैवीली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डजंट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घने पेड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर से देखो तो किसी ने कोई रूफ बिछा दिया है या कोई मैट बिछा दिया है। पत्तियां जो हैं वो ऊपर तक इतनी घनी रहती हैं कि उसमें लैंड का जो नीचे वाला पार्ट है वो दिखता ही नहीं है। एंड ब्रांचेस डजंट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, और ब्रांचेस क्या करती हैं, सन की लाइट को नीचे लैंड तक बिल्कुल आने ही नहीं देती हैं, ग्राउंड तक। और ग्राउंड जो एकदम डार्क और डैम्प रहता है, और वहाँ जब सन की लाइट नहीं पहुँचती है और वहाँ पर जब, तो उससे क्या होता है नीचे का जो एरिया है वो मार्शी हो जाता है यानी दलदली, और वहाँ हमेशा गीला बना रहता है बिकॉज ऑफ बारिश भी हो रही है, सन की लाइट भी है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, जो शेड जो झेल सकती हैं वेजिटेशन मतलब जो छाया में ग्रो करती हैं वही यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ऑर्किड्स, ब्रोमेलाइड्स टाइप के प्लांट पैरासाइट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, ये जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है ये पूरा रिच है फौना से, यानी कि यहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे टूकन्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज हैं। इनको मार्क कर लीजिए। कलर्ड प्लमेज, ओवर साइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत शोर मचाते हैं पूरे जंगल में। और एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड ईटिंग टैपिर्स आर फाउंड हियर, और एनिमल्स में मंकीज़ बहुत देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ पेड़ हैं अलग अलग हाइट के। स्लॉथ है, एंटी ईटिंग टैपिर्स बहुत पाए जाते हैं। अलग अलग जो रेप्टाइल्स हैं जैसे कि फ्रॉग, स्नेक्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स होते हैं अजगर, ठीक है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो कि एक बहुत ही बड़ा स्नेक का एक स्पीशीज़ है वो यहाँ देखने को मिलता है। बोआ देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग जो फोना यानी कि फ्लोरा एंड फोना में से फोना की स्पीशीज़ अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग फ़िश देखने को मिलती हैं, जैसे कि पिराना एक फ़िश है जो कि फ्लैश खाती है, मतलब मांस खाती है, वो पिराना फिश देखने को मिलती है इस रिवर में, जो कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है बच्चों पिराना फिश के ऊपर। आपको कभी टाइम मिले तो देखना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिखाया है इस फिश को उस मूवी में। दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड और कोई वीडियो भी अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के एनिमल्स को लेकर। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो क्या करते हैं वो कुछ एरिया को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर ग्रो करने के लिए कुछ जगह को साफ कर लेते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स वीमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, जब मैन हंट करने जाता है, फिश पकड़ के लाता है, तो वीमेन जो है वो फसलों का ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो टेपियोका, अभी अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ के लोग टेपियोका ग्रो करते हैं, पाइनएप्पल ग्रो करते हैं, स्वीट पोटैटो ग्रो करते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। यहाँ पर
फिशिंग की हंटिंग भी की जाती है, वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यहाँ पर ट्राइबल्स हैं तो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ये किया जाता है। इसका वीडियो भी दिखाऊंगी मैं आपको। द स्टेपल फूड इज़ मेनियोक, यहाँ पर स्टेपल फूड ग्रो किया जाता है मेनियोक, इसको कसावा भी कहा जाता है। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, और ये मेनियोक और जो है इसको कसावा जिसको कहते हैं ये पोटैटो की तरह लैंड के अंदर ग्रो करता है। और दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, ठीक है। कैश क्रॉप जो यहाँ पर ग्रो की जाती है वो कॉफ़ी, मेज, कोकोआ। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। लकड़ी जो वो लकड़ी देते हैं जिससे कि लोग घर बनाते हैं। सम पीपल यानी कि सम फैमिलीज आर लिविंग इन थैच्ड हाउसेस, जो कि मतलब कि मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसकी तरह बिहाइव की तरह देखने को लगता है। और यहाँ पर एक तरह के अपार्टमेंट्स जो घर का स्टाइल है वो मिलते हैं देखने को। स्लैंटिंग रूफ होती है इनकी, यानी कि जिस पर से बारिश का पानी इजीली गिरता रहे, और तो इसको मलोका कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मलोका। देन यू विल राइट हियर मलोका इज द टाइप ऑफ हाउस and it's look like large apartment and it's have slanting roof and it's and ये जो है हमें अमेज़ॉन बेसिन में देखने को मिलते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर मलोका पे क्वेश्चन आया तो। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़ॉन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। इन 1970s द ट्रांस अमेज़ॉन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। यहाँ पर आप देखोगे 1970s में जो है अमेज़ॉन हाईवे जो है मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। इससे क्या हुआ, जो हाईवे बना अमेज़ॉन हाईवे उससे रेन फॉरेस्ट तक अंदर तक अलग अलग पार्ट्स में जाना इजी हो गया। एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। यहाँ पर जो है जो डेंस फॉरेस्ट है उनमें जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स वगैरह का। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming। यानी कि इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया, वो यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। जो लोग जंगलों में रहा करते थे यहाँ से जंगलों को साफ़ किया जा रहा है फार्मिंग के लिए। तो वहाँ जो ट्राइबल्स जो पहले से रहा करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब जैसे जैसे अमेज़ॉन बेसिन में बच्चों जो है डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है उसकी नेचर को छेड़ा जा रहा है और उनको जंगलों को काट के वहाँ फार्मिंग के लिए लैंड बनाई जा रही है, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर और दूसरी चीज़ों के लिए पेड़ों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, सबसे नीचे देखो कितने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एरिया में इन्होंने झुग्गी वगैरह या फिर ये कह लो हट्स वगैरह बनाई हुई हैं, ये इस तरीके से बनाए हैं। फिर आगे देखो बिल्कुल ही साफ़ कर दिया, बिल्कुल ज़रा से प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। स्लैश एंड बर्न जो है एक कल्टीवेशन है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ पेड़ों को एक जगह पर काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद उसकी जो ऐश होती है उसको मिट्टी में मिक्स करके और फिर वहाँ पर जो है पेड़ जो है उनको मतलब वहाँ पर फार्मिंग की जाती है। लेकिन बच्चों जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ये बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ जब आप पेड़ों को जलाते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रेशन होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, अब लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या इसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लेना जैसा भी होगा। लेकिन आप लोगों को एक होमवर्क करना है कि आप लोगों को जो आपका मैप है, एक वर्ल्ड का मैप लेके उसमें 2 ट्रॉपिकल रीजन में आने वाली 2 कंट्रीज़ और सब ट्रॉपिकल रीजन में आने वाली 2 कंट्रीज़ के नाम आपको लिख के और फिर उसको इस चैप्टर में पेस्ट करना है और फिर मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करना है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे, इसको समझेंगे एंड आपको ये पूरा चैप्टर जितना मैंने समझाया समझ आएगा। एक वीडियो दिखा रही हूँ लास्ट में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन से रिलेटेड, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ये देखिए बच्चों, ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। Once we've chosen a small plot, we'll clear it all together with machetes. In March, we burn the dead plants. The nutrients in the ashes make the soil naturally fertile and help the harvest to be good. After the harvest, we leave the area for several years so the soil regenerates. The fields attract all kinds of birds and animals who benefit from the clearing. The forest that grows back will be as strong and healthy and will protect the land from erosion. Look at the forest around us. To you it looks like a wilderness, lush, green, and untouched. But this is our home. And it's like this because we've cared for it and managed it since the beginning of time. One day, governmental officials came and told us, "Your fires are polluting the air. You are destroying the forest and causing erosion." But this is not true. Our farming... ये इसमें आगे वीडियो में दिखाया गया है, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको आप देखना। स्लैश एंड बर्न वाला वीडियो भी देखा हमने, कल्टीवेशन कैसे होती है। तो ये आप लोग इसको जितना मैंने पढ़ाया है इसको अपनी बुक से पढ़ना, और फिर कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, और मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी, जो होमवर्क दिया है उसको कर लेना। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।